नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो मूल विधि की आज क्लास है, तो मूल विधि क्लास में आपका सभी का स्वागत है बहुत बहुत। तो आज मूल विधि की क्लास 3 है और इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड। तो क्लास फर्स्ट में जो कराया था, क्लास फर्स्ट में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जो जितना भी मूल विधि का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया था। और चैप्टर फर्स्ट जो था आईपीसी का, आईपीसी 1860 का, वो कंप्लीट करा दिया था। और सेकंड क्लास में आईपीसी का जो चैप्टर सेकंड था वो आधा ही कंप्लीट हो पाया था, और आधा जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट कराएंगे। और जो मूल विधि क्लास थी उसमें हमने बताया था कि क्लास जब स्टार्ट होगी उससे पहले आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो पिछली क्लास कराई गई है उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मूल विधि की जो क्लास होगी वो आपको डेली सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सुबह 9 बजे मिल जाए। तो क्लास के सवाल देखते हैं। जो कुछ सवाल हमने यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन है जो पिछली क्लास जो कराई थी उससे संबंधित हैं, वो यहाँ पर हमने नोट कर रखे हैं। तो उन्हीं को देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये सवाल कराने का मेरा मेन मकसद है कि जिससे सवाल जो है आपकी पॉलिटी का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका आपका रिवीजन चलता रहे साथ में, और जो मूल विधि का रिवीजन आपका चलता रहेगा यहाँ पर। साथ ही साथ में एक दिन पहले क्लास होगी, सेकेंड डे उसके आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो आपको पता रहेगा कि मूल विधि से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द घोतक है, कोई नर मानव। कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द घोतक है, कोई नर मानव 16 वर्ष का है, 18 वर्ष का, 21 वर्ष का या किसी भी आयु का है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 10 है उसमें नर मानव को क्या बताया गया, मतलब कोई पुरुष शब्द घोतक वो 18 वर्ष का माना जाएगा या 16 वर्ष का माना जाएगा या 21 वर्ष का या किसी भी आयु का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द घोतक है, कोई नर मानव, तो वो किसी भी आयु का हो। जैसे कि 2 साल का अगर बच्चा है उसको भी पुरुष माना जाएगा, और इसी तरीके से अगर 2 साल की कोई बच्ची है तो उसको भी स्त्री माना जाएगा, मतलब मेन और वुमेन माना जाएगा। तो यहाँ पर निम्न, और क्वेश्चन सेकंड है, आईपीसी किस धारा में लोक सेवक परिभाषित है। तो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि आईपीसी की किस धारा में लोक सेवक परिभाषित है। धारा 14 में, धारा 20 और धारा 21 और धारा 24 में। तो आईपीसी की जो धारा 21 है उसमें आपको लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। तो धारा 21 में, जो आईपीसी की धारा 21 है उसमें लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से एक लोक सेवक नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, परिसमापक, सिविल जज, न्यायालय की सहायता कर रहा पंचायत सदस्य या सहकारी समिति का सदस्य। तो निम्नलिखित में से लोक सेवक कौन नहीं है यहाँ पर सहकारी समिति का जो सदस्य है वो लोक सेवक नहीं है। लोक सेवक और सिविल सेवक के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग पिछली क्लास देख सकते हैं। और क्वेश्चन फोर्थ कहा, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है। नगर पालिका आयुक्त, संसद, विधायक या विश्वविद्यालय परीक्षक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सी, विधायक। विधायक जो है वो धारा 21, संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन 5 है, लिंग की परिभाषा किस धारा में है। तो जो हमने बताया था अभी कि लिंग की परिभाषा वो किस में अंतर्गत है। लिंग की परिभाषा अंतर्गत है धारा 20 दे रखा है, धारा 23 दे रखा है, धारा 8 दे रखा है, धारा 7 दे रखा है। तो लिंग की परिभाषा जो बताई गई है वो धारा 8 में या सेक्शन 8 में बताई गई है यहाँ पर। उसके बाद में क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सदोष लाभ और सदोष हानि किस धारा से संबंधित है। तो धारा 22, धारा 23, धारा 24 और धारा 21। सदोष लाभ और सदोष हानि किस धारा से संबंधित है यहाँ पर। तो सदोष लाभ और सदोष हानि का हमने एग्जाम्पल भी बताया था कि सदोष लाभ और सदोष हानि का क्या मतलब होता है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो सदोष लाभ और सदोष हानि का मतलब है जैसे कि एक किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज़ चुराई, मान लीजिए ए ने बी का मोबाइल या घड़ी चुराई, तो ए को क्या हुआ,
ए को तो हुआ सदोष लाभ और बी को क्या हुआ सदोष हानि। तो इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल बताया था, सेकेंड क्लास में समझाया था। तो यहाँ पर सदोष लाभ और सदोष हानि किस धारा संबंधित हो जाएगा, धारा संबंधित हो जाएगा 23 से। तो धारा 23 से संबंधित है सदोष लाभ और सदोष हानि। तो ये जो हमने कहे थे कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए हैं मूल विधि के। अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो चैप्टर सेकंड चल रहा था। चैप्टर जो चल रहा था वो सेकंड चल रहा था। इसमें क्या क्या है, स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण से संबंधित है। और इसमें जो सेक्शन या धाराएं हैं वो कितनी हैं, वो यहाँ पर 6 से लेकर 52A तक हैं। तो चैप्टर सेकंड जो है वो स्पष्टीकरण को लेकर है, सामान्य स्पष्टीकरण, और धारा जो है इसमें है 6 से लेकर 52 तक है। तो यहाँ पर हमने धारा 23 या सेक्शन 23 तक कंप्लीट करा चुके थे। तो आज चलेगा धारा 24। धारा 24 में क्या बताया गया है, किससे संबंधित है। तो धारा 24 जो है वो बेईमानी या डिसऑनेस्टी से संबंधित है। इसमें बेईमानी की बात कही गई है धारा 24 में, बेईमानी से संबंधित है धारा 24 या डिसऑनेस्टी। तो इसमें बेईमानी और से संबंधित इसमें क्या होगा, इसमें रॉन्गफुल गेन होगा और रॉन्गफुल लॉस होगा। जिसमें रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का इंटेंशन या आशय हो तो वो बेईमानी मानी जाएगी हमेशा। तो यहाँ पर ये जो है हमेशा बेईमानी में आएगा, जिसमें इंटेंशन किसका हो, आशय जो हो, इंटेंशन वो हो हमेशा रॉन्गफुल गेन या सदोष लाभ का या सदोष हानि का। अगर किसी का इंटेंशन है तो वो बेईमानी मानी जाएगी उसकी। उसके बाद में धारा आगे देखते हैं। ये कपट से संबंधित है, फ्रॉड या कपट से संबंधित है। तो इसमें क्या है, कपट से संबंधित इसमें जैसे कि धोखा देना या किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को धोखा देना या किसी को क्षति पहुंचाना, कपट। तो इसमें कपट कब माना जाएगा, जब किसी को धोखा दिया जाएगा या किसी को क्षति पहुंचाई जाएगी। धोखा दिया जाएगा या क्षति होना जरूरी है इसमें, तब क्या माना जाएगा, कपट। कपट की श्रेणी में कोई भी धारा 25 के अंतर्गत कब आएगा, कपट कब माना जाएगा, कब किसी भी व्यक्ति को अगर क्षति पहुंचाई जाती है या कपट या क्षति पहुंचाती है, किसी भी तरीके से उसको धोखा दिया जाता है, तो वो आएगी कपट में या फ्रॉड में। तो इससे एक केस भी संबंधित है, यहाँ पर देख लीजिए इससे केस कौन सा संबंधित है। केस संबंधित है इससे डॉक्टर बिमला वर्जिस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस। तो इसी से धारा 25 से एक केस संबंधित है, डॉक्टर बिमला वर्जिस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या आदेश था,
तो इसमें हुआ क्या था, दरअसल इसमें जो डॉक्टर बिमला थी, इन्होंने अपने इंश्योरेंस फॉर्म में अपना नाम जो था वो चेंज करके लिख दिया था। उसमें क्या कर दिया था इन्होंने, डॉक्टर बिमला जो थी इन्होंने अपनी बिमला की जगह पर नाम क्या कर दिया था, गीता। फिर ये केस चला गया था, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, कोर्ट में चला गया था, ये केस हो गया था। तो इसमें कहा था कोर्ट ने कि ये फ्रॉड या कपट का केस नहीं माना जाए, क्योंकि इसमें किसी तरीके से या किसी व्यक्ति को क्षति नहीं हुई है या धोखा नहीं हुआ है, तो इसको क्या है, फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्षति नहीं हुई। क्षति और धोखा दोनों होना जरूरी है। अगर किसी भी कारणवश क्षति या धोखा दोनों है तो उसको कपट के श्रेणी में रखा जाएगा, धारा 25 के अंतर्गत वो आएगा। और इसमें जो डॉक्टर बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस था, इसमें क्या था कि इन्होंने अपना इंश्योरेंस फॉर्म में नाम जो था वो बिमला की जगह पर गीता लिख दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि ये कपट या फ्रॉड की में नहीं आएगा, ये केस अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। तो ये केस था इससे संबंधित। आगे देखते हैं अब। जो मुख्य धाराएं हैं इम्पोर्टेंट, वही यहाँ पर आपको करा रहे हैं। बाद बाकी 511 धाराएं हैं, कोई पढ़ना जरूरी नहीं है, इतनी पढ़ भी नहीं पाओगे। तो सेक्शन जो 40 है, इसमें किस चीज़ की परिभाषा दी गई है, ऑफेंस या अपराध के बारे में बताया गया है। ऑफेंस या अपराध के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 40 किससे संबंधित है, ऑफेंस या अपराध की परिभाषा दी गई। और तो ऑफेंस अपराध क्या होगा, उसमें क्या क्या होना जरूरी है, ह्यूमन बीइंग या मानव का होना जरूरी है, ह्यूमन बीइंग मानव। और सेकेंड, ह्यूमन बीइंग मानव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इलीगल इंटेंशन, इलीगल इंटेंशन या दुराशय, इलीगल इंटेंशन या दुराशय। और उसके बाद में कोई एक्ट या कोई कृत्य होना चाहिए, कोई एक्ट या कोई कृत्य होना चाहिए। और उसके बाद में इंजरी टू अदर पर्सन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए, इंजरी टू अदर पर्सन। तो ऑफेंस अपराध क्या होगा, अपराध में क्या क्या आएगा, एक तो कोई मानव होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग, और कोई इलीगल इंटेंशन किसी का दुराशय होना चाहिए, और कोई एक्ट या कोई घटना कोई कृत्य होना चाहिए, और उसके बाद में इंजरी टू अदर पर्सन होना चाहिए। तो उसमें वो क्या होंगे, अपराध होंगे। तो ये सेक्शन 40 के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में देखते हैं सेक्शन 41, धारा 41। इसमें क्या कहा गया, स्पेशल लॉ, इस विशेष विधि की परिभाषा बताई गई है, विशेष विधि या स्पेशल लॉ। विशेष विधि या स्पेशल लॉ। तो विशेष विधि या स्पेशल लॉ कौन कौन से होंगे, तो विशेष विधि पिछले क्लास में भी बताए थे, यहाँ पर भी बता देते हैं। विशेष विधि मतलब जैसे SC/ST एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया 1989 हो गया, SC/ST एक्ट 1989। और जैसे कि सेना की जो विधि है, सेना के जो लॉ हैं अपने, वो स्पेशल लॉ हैं उन पर, और मूल विधि के जो IPC की जो IPC 1860 है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सेना विधि हो गई, यहाँ पर सेना विधि हो गई, सेना विधि, SC/ST एक्ट, इन पर अपने जो ये जो एक्ट होते हैं, अपने अपने जो लॉ होती हैं, इनके अपने अपने कानून होते हैं, अपने अपने प्रावधान होते हैं दंड देने के, इनमें अपनी अलग धाराएं होती हैं सभी में। इसके बाद में आगे देखते हैं, सभी जो जितने स्पेशल लॉ हैं, सभी जितने भी एक्ट वगैरह हैं, इनमें सब में अपनी अलग अलग धाराएं होती हैं, अलग अलग धाराओं के हिसाब से उनमें दंड का प्रावधान रहता है, तो उन्हें दंड दिया जाता है उसी हिसाब से। तो स्पेशल लॉ पर IPC 1860 का कोई भी प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और उसके बाद में देखते हैं सेक्शन 42, धारा 42। इसमें क्या कहा गया, स्थानीय विधि, लोकल लॉज। स्थानीय विधि कौन कौन सी होती हैं,
स्थानीय विधि जैसे कि किसी राज्य के द्वारा अपना कोई कानून बना लेना, किसी राज्य के द्वारा अपना कोई अलग कानून बना लेना, तो वो क्या हो जाएंगे स्थानीय विधि। जैसे यूपी की गवर्नमेंट अपना अलग कानून बनाती है, कोई दिल्ली की गवर्नमेंट अपने दिल्ली के लिए कानून बनाती है, एमपी की गवर्नमेंट अपने एमपी के लिए अलग कानून बनाती है। तो इस तरीके से कोई भी राज्य अपने राज्य के लिए, कोई भी राज्य की गवर्नमेंट अपने राज्य के लिए अगर अलग कानून बनाती है तो उसको स्थानीय विधि कहेंगे। अपने अपने कानून बनाना अलग अलग उसमें स्थानीय विधि में आते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट इससे पीछे पहले छूट गई हैं उनको देख लेते हैं। ये तो स्थानीय विधि हो जाएगा, लोकल लॉ। इसमें जैसे कि अपने अपने राज्य की गवर्नमेंट अपने अपने राज्य के लिए अलग अलग कानून बना लेती है। उसके बाद में अब बात करते हैं धारा 34। धारा 34 में क्या कहा गया है? सामान्य आशय। धारा 34 में क्या है? सामान्य आशय। धारा 34 में क्या है? सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब कॉमन इंटेंशन। तो इसमें 4 एलिमेंट बताए गए हैं सामान्य आशय में। सामान्य आशय के 4 तत्व हैं, वो 4 तत्व क्या है वो यहाँ पर देखिएगा। सामान्य आशय के जैसे कि है कि कोई नंबर फर्स्ट है, कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, आपराधिक कृत्य मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। किसी भी अपराध के लिए किसी भी कृत्य कब माना जाएगा? जब उसमें मोर देन 1 पर्सन, 1 पर्सन से अधिक होंगे। और कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। उसके बाद में इन सेम मैनर अलोन, मानो कार्य अकेले उसने किया हो होना चाहिए। जैसे कि इसके एलिमेंट 4 हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट फर्स्ट है इसका क्या है? एलिमेंट फर्स्ट इसका है क्रिमिनल एक्ट, कोई आपराधिक कृत्य होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट, कोई आपराधिक कृत्य होना चाहिए। एलिमेंट सेकंड क्या है? एलिमेंट सेकंड इसका कह रहा है कि मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए, मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन कराएंगे आगे। मोर देन 1 पर्सन कि कोई भी सामान्य आशय या कोई भी आपराधिक कृत्य कब माना जाएगा? जब उसमें कोई भी अपराध कब होगा माना जाएगा? जब उसमें मोर देन 1 पर्सन होंगे। क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें। उसके बाद में थर्ड क्या है? थर्ड है कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए सभी का। और फोर्थ में क्या है? फोर्थ में है इन सेम मैनर अलोन, मानो कार्य अकेले उसने किया हो। इन सेम मैनर अलोन, इन सेम मैनर अलोन, मानो कार्य उसने अकेले किया हो। ये 4 एलिमेंट है सामान्य आशय। क्रिमिनल एक्ट, कोई आपराधिक कृत्य होना चाहिए, आपराधिक कृत्य होना चाहिए। मोर देन 1 पर्सन, 1 पर्सन से अधिक होने चाहिए, 1 पर्सन से अधिक होने चाहिए। कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय होना चाहिए। और मानो कोई कार्य उसने अकेले किया हो। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। एग्जाम्पल किस तरीके से होगा? जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर कि 5 व्यक्ति, जैसे कि कोई 5 व्यक्ति गए, कोई 5 व्यक्ति किसी, मान लीजिए 5 व्यक्ति यहाँ पर देखिए बताते हैं हम आपको कि 5 व्यक्ति जो है वो ए का मर्डर करने गए। 5 व्यक्ति जो है वो ए का मर्डर करने गए। 2 उसके दरवाजे पर खड़े हो गए, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं जो किसी व्यक्ति का, या किसी मान लीजिए 5 व्यक्ति ए का मर्डर करने गए। तो 2 उसके दरवाजे पर खड़े हो गए कि आने जाने वालों पर नज़र रखी जाए, कोई आ जा तो नहीं रहा है। उसके बाद में 2 ने क्या किया? 2 दरवाजे पर खड़े हो गए और 2 ने क्या किया? 2 ने उसके माता पिता को, 2 व्यक्तियों ने उसके माता पिता को पकड़ लिया। और एक व्यक्ति ने क्या किया? एक व्यक्ति ने क्या किया? एक व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया, उसको चाकू घोंप दिया, या चाकू से मार दिया, चाकू घोंप घोंप के, तो उसका मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है? तो या आप चाहो किसी भी तेज धारदार हथियार से उसको मार दिया, गोली मार दिया, चाकू से मार डाला उसको। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें 5 व्यक्तियों का जो था वो कॉमन इंटेंशन था। कॉमन इंटेंशन मतलब सामान्य आशय था उनका कि उस व्यक्ति को मारने का, क्योंकि वो पहले से ही प्री प्लान
करके गए थे, पहले से ही प्लानिंग करके गए थे कि उस व्यक्ति ए को मर्डर करना है। 2 व्यक्ति दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, 2 व्यक्ति उसके माता पिता या उसके जो परिजन है, उसके घर वाले हैं, उसको पकड़ के रखेंगे और एक व्यक्ति उसको गोली मारेगा, चाकू से उसकी हत्या करेगा। तो इन 5 का आशय क्या था कि उसका मर्डर करना, कॉमन इंटेंशन इसका था कि उसका मर्डर करना है। तो इन 5 को वही सज़ा मिलेगी और इन 4 को वही सज़ा मिलेगी जो एक इस व्यक्ति को मिलेगी जिसने उसको गोली मारी है, क्योंकि इनका जो कॉमन इंटेंशन था वो यही था कि एक का मर्डर करना, इसलिए इन 5 को सेम सज़ा मिलेगी, एक ही प्रकार का दंड दिया जाएगा इसको। तो ये था कॉमन इंटेंशन, समान आशय का एक एग्जाम्पल। तो इससे संबंधित केस बता देते हैं, कुछ संबंधित इससे जो केस हैं, इससे संबंधित फर्स्ट केस है इससे संबंधित वीरेंद्र कुमार घोष केस। वीरेंद्र केस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, वीरेंद्र कुमार घोष केस ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए इन 4 में से धारा 34 से कौन सा संबंधित है। ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है, केस का नाम दे दिया जाएगा, वीरेंद्र कुमार घोष केस किस धारा से संबंधित हो। इससे वीरेंद्र कुमार घोष केस है। तो इसमें क्या कहा गया है वीरेंद्र कुमार घोष केस में कि यदि व्यक्ति अपराध के समय बाहर खड़ा है लेकिन उसने अपराध में सक्रिय भाग नहीं लिया। यदि कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पर बताया था कि दरवाजे के बाहर 2 व्यक्ति खड़े हो गए, यदि व्यक्ति अपराध के समय बाहर खड़ा है लेकिन उसने अपराध में सक्रिय भाग नहीं लिया, लेकिन वो भी क्या होगा, अब तब भी वो अपराधी माना जाएगा इस केस में। तो ये कहा गया था। उसके बाद में सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस है इसका महबूब शाह केस। महबूब शाह केस में क्या कहा गया? महबूब शाह केस में क्या कहा गया? महबूब शाह केस में कहा गया जैसे आपराधिक कृत्य या कोई कार्य है पूर्व सुनियोजित ढंग से किया गया है, जैसे पहले से ही उसको प्री प्लान करके किया गया, पूर्व सुनियोजित ढंग से किया गया है, वो सभी अपराधी होंगे। जैसे कि 5 व्यक्तियों ने पहले से ही उसको प्री प्लान किया है और एक व्यक्ति ने उस कृत्य को किया है, उस कार्य को या उस एक्ट को अंजाम दिया है, लेकिन जो 4 व्यक्ति और हैं वो भी अपराधी माने जाएंगे। उसके बाद में केस आता है महेश वर्जिस एमपी राज्य केस। केस थर्ड आता है, केस थर्ड है महेश वर्जिस एमपी राज्य केस। महेश वर्जिस एमपी राज्य केस, इसमें क्या कहा गया? महेश वर्जिस एमपी राज्य केस में इसमें संयुक्त दायित्व का सिद्धांत दिया गया है महेश वर्जिस एमपी राज्य केस में। तो ये जो 3 केस हैं जो धारा 34 या सेक्शन 34 से संबंधित है, तो यहाँ पर आप ध्यान रख लेना। वीरेंद्र कुमार घोष केस, महबूब शाह केस, महेश वर्जिस एमपी राज्य केस किससे संबंधित है? सामान्य न्याय से, धारा 34 से। अब बात करते हैं धारा 35 की। इम्पोर्टेंट धारा थी ये, इसलिए यहाँ पर आपको बता दी गई है 34। अब धारा बात कर लेते हैं 35 की। अब बात करते हैं 35 की। में क्या कहा गया है? सिमिलर, समान इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन या समान आशय, समान आशय, सिमिलर इंटेंशन। ठीक है, तो इसमें कहा गया है जैसे कोई व्यक्ति है रमेश, कोई व्यक्ति है रमेश, ठीक है, इसने क्या किया? कोई व्यक्ति रमेश है, इसने क्या किया? ए से 5 लाख रुपए लिए, ए से 5 लाख रुपए लिए, बी से भी 5 लाख रुपए लिए, बी से 2 लाख रुपए लिए, बी से 2 लाख रुपए लिए और सी से 1 लाख रुपए लिए। जैसे कि रमेश कोई व्यक्ति, इसने ए से 5 लाख रुपए लिए, बी से 2 लाख रुपए लिए, सी से 1 लाख या 10 लाख जो भी मान लीजिए रुपए लिए। तो ए ने क्या किया? ये जब अपनी तगादा करने गया, उससे पैसा मांगने गया, तो रमेश ने आनाकानी की, तो रमेश ने पैसे नहीं दिए। तो ए ने क्या किया? ए ने रमेश को चाटा मार दिया। तो रमेश ने जब चाटा मार दिया
तो इस पर धारा कौन सी लगेगी, धारा लगेगी 323 सामान्य मारपीट की धारा 323 वर्जिश 35। उसके बाद में बी ने टांग तोड़ दी, बी ने टांग तोड़ दी तो उस पर धारा क्या लगेगी, धारा 325 वर्जिश 35, धारा 325 वर्जिश 35। उसके बाद में सी ने मर्डर करने का प्रयत्न किया। सी जो है, सी ने रमेश का मर्डर करने का प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि ये पैसे उसके वापस नहीं कर रहा था। तो उस पर धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की लगेगी वर्जिश 35, धारा 307 वर्जिश 35। तो यहाँ पर तीनों का सिमिलर इंटेंशन था कि रमेश को क्षति पहुंचाई जाए। जैसे कि ए ने जो है रमेश को चाटा मारा, तो इस पर धारा 323 वर्जिश धारा 35, ठीक है, वर्जिश 35। उसके बाद में बी ने क्या किया, रमेश की टांग तोड़ दी, बी ने रमेश की टांग तोड़ दी, तो इस पर 325 धारा लगेगी और धारा वर्जिश 35 लगेगी, यही 325 धारा वर्जिश 35। उसके बाद में सी ने क्या किया, सी ने मर्डर करने का प्रयत्न किया ए का, क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहा था, आनाकानी कर रहा था। तो इस पर कौन सी धारा लगेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर की लगेगी एक धारा 35, ये वाली लगेगी समान आशय की इंटेंशन की, सिमिलर इंटेंशन की। तो ये धाराएं इन पर लगेंगी। तीनों का क्या था, सिमिलर इंटेंशन था कि रमेश को क्षति पहुंचाई जाए। तो इनका समान आशय क्या था कि रमेश को क्षति पहुंचाई जाए, लेकिन क्षति इन्होंने किस तरीके से, अलग अलग तरीके से क्षति पहुंचाई। किसी ने चाटा मार कर, तो किसी ने उसकी टांग तोड़ दी, तो किसी ने उसको मर्डर करने की कोशिश की। क्षति मतलब सिमिलर इंटेंशन इनका क्या था कि रमेश को क्षति पहुंचाई जाए, लेकिन क्षति अलग अलग ढंग से पहुंचाई। किसी ने कुछ एक्ट किया, किसी ने कुछ एक्ट किया, तो अलग अलग ढंग से क्षति पहुंचाई। तो इनको क्या होगा, इनके एक्ट के हिसाब से दंड मिलेगा। तो यही समान आशय में कहा गया। इन एक्ट क्या किया, अगर किसी ने उसको थप्पड़ मारा है तो सामान्य मारपीट धारा 323 वर्जिश धारा 35 लगेगी। किसी ने उसकी टांग तोड़ दी, बी ने उसकी टांग तोड़ दी, तो उस पर धारा 325 वर्जिश धारा 35 लगेगी। और सी ने उसको मारने का प्रयत्न किया है, मर्डर करने का प्रयत्न किया, तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307 वर्जिश धारा 35 लगेगी उस पर। तो लेकिन इनका सिमिलर इंटेंशन क्या था कि रमेश को क्षति पहुंचाया जाए, लेकिन क्षति इन्होंने अलग अलग तरीके से क्षति पहुंचाई है। तो इन पर अलग अलग क्षति जो पहुंचाई है, तो उनके ऊपर एक्ट के हिसाब से इनको दंड दिया जाएगा अलग अलग तरीके से। बात करते हैं अब आगे। धारा 44 की, धारा 44 में क्या कहा गया है, धारा 44 में क्षति की परिभाषा दी गई है, इंजरी की क्षति की परिभाषा दी गई है, क्षति की परिभाषा या इंजरी की परिभाषा दी गई है, इंजरी की परिभाषा दी गई है धारा 44 में। तो इंजरी किस तरीके से, मतलब इंजरी को कितने प्रकार से पहुंचाया जा सकता है। इंजरी एक तो बॉडी पर पहुंचाई जा सकती है, क्षति पर, या शरीर पर, मानव शरीर पर क्षति पहुंचाई जाती है, मन के द्वारा क्षति पहुंचाई जा सकती है, और संपत्ति के द्वारा और ख्याति के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर क्षति है कौन कौन से तरीके से, बॉडी पर, और एक है माइंड पर, और एक है बॉडी पर, माइंड पर, और संपत्ति प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर, और एक हो जाएगी आपकी ख्याति द्वारा, रेपुटेशन, ख्याति, उसकी रेपुटेशन को खराब करना ख्याति द्वारा। तो एक तो बॉडी, उसके शरीर पर क्षति पहुंचाई जा सकती है, एक माइंड, उसके मतलब दिमाग को क्षति पहुंचाई जा सकती है, उसको परेशान करके बार बार उसको माइंडली डिस्टर्ब किया जा सकता है, और सेकंड उसकी प्रॉपर्टी जो संपत्ति है उसको क्षति पहुंचाई जा सकती है, और फोर्थ है ख्याति या उसकी रेपुटेशन, जो रेपुटेशन है उस पर क्षति पहुंचाई जाती है, उसको डिफेमिनेशन करके क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो सेक्शन 44 में क्षति की परिभाषा दी गई कि क्षति किस तरीके से, मतलब 4 तरीके से क्षति पहुंचाई जा सकती है, ये बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। अब बात करते हैं सेक्शन अगले की। धारा है 52, इसमें क्या है, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक की परिभाषा है, सद्भाव
सद्भावपूर्वक की इसमें परिभाषा दी गई है। सद्भावपूर्वक की गुड फेथ में काम करना किसी के सद्भावपूर्वक की परिभाषा, जैसे कि कोई कृत्य बिना ध्यान और बिना सतर्कता के किया गया है तो वह सद्भावपूर्वक नहीं माना जाएगा। सतर्कता के द्वारा किया गया तो वह सद्भावपूर्वक नहीं माना जाएगा। गुड फेथ, सद्भावपूर्वक गुड फेथ में कार्य किया गया, ठीक है। तो कोई कृत्य जो बिना ध्यान और बिना सतर्कता के द्वारा किया गया है तो वह सद्भावपूर्वक नहीं माना जाएगा। तो ये जो सेकंड चैप्टर था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर में हमने 6 से लेकर धाराएं जो थी 6 से लेकर 52A तक आपको कंप्लीट करा दी हैं। तो सेक्शन जो सेकंड चैप्टर है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जब नेक्स्ट क्लास यानी कि कल क्लास होगी उसमें आपको चैप्टर 3 कराया जाएगा। तो यहाँ तक तो अभी तक ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन जो चैप्टर 3 यानी कि कल से स्टार्ट होगा उसमें आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो यहाँ तक तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया होगा। तो चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद आप सभी का।